हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में कर्ल के बारे में पढ़ा था। लास्ट में ज़रा जल्दी करना पड़ा था, 19 मिनट्स का वीडियो हो गया था। लास्ट की बातों को दोबारा सुन लीजिए। कर्ल ए इन द टर्म ऑफ द ऑपरेटर डेल्टा, लेट अस कंसीडर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटर डेल्टा एंड द वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करिए। दो का क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा ही आपको आता है लिखना। पहले डेल की वैल्यू लिखिए और उसके बाद हाँ जी चलिए तो बस आपको दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही है। ये डेल्टा की वैल्यू है और ये ए के तीनों कंपोनेंट एक्स आई वाला मतलब वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के लिखे। इसके पहले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, इसी को कर्ल ए कहते हैं बाय डेफिनेशन। तो बस कर्ल ए बराबर डेल क्रॉस ए ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए आपका ये हो गया कर्ल ए। कर्ल के बारे में डाइवर्जेंस के और ग्रेडियंट के ये अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वो इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए, बाकी किस्मत है बच्चे की। अब तीन थ्योरम्स आएंगी। गॉसेस थ्योरम हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दो थ्योरम्स और हैं लेकिन उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले आप इसको बहुत ही ख़ास तरीके से गौर से देखिए कि क्या है। कहता है दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए टेकन अलोंग ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए ओवर द वॉल्यूम V इनक्लोज बाय द सरफेस एस। सपोज करिए एक सरफेस एस है आपके पास, ये है सरफेस एस। जैसे बॉल है फुटबॉल, उसका ऊपर की सरफेस, कमरा है उसकी सरफेस, कोई भी चीज़ सरफेस हो गई। अब आप उसके सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करिए किसका, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए का, किसके साथ, टेकिन ओवर ए क्लोज सरफेस ए। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए टेकिन ओवर ए क्लोज सरफेस एस, मतलब कोई भी कंपोनेंट आप जो भी लेंगे। देखिए यहाँ पे ये बनाने की कोशिश भी करी गई है। आप जब उसका देखिए यहाँ पहले वॉल्यूम निकाला है, फिर सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, वो उसके नॉर्मल के साथ एक छोटा सा ds एलिमेंट ले लीजिए और उसको आप इंटीग्रेट करिए पूरे सरफेस के ऊपर वेक्टर ए का। छोटे से पहले ds पे और पूरे पे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कहिए ये आ गया आपका हिस्सा। तो वो जो वैल्यू आएगी पूरे के पूरे सरफेस इंटीग्रल से, जो भी जितनी भी वैल्यूज़ की आएगी वो कितने के बराबर होगा, आप उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस को पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मतलब सरफेस से निकलने वाला जो भी होगा और वॉल्यूम से पूरे वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ जाएंगी। बस इतनी सी कहानी होती है कि सरफेस इंटीग्रल और उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम पे इंटीग्रल आपस में बराबर होगा। इसे आप सही से याद कर लें जैसा भी है। दस थ्योरम गिव्स ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग। आप इसको ऐसे भी कह देंगे कि मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन में भी बदल सकता हूँ। प्रूफ देखिए, लेट अस कंसीडर ए क्रॉस सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप। किसी भी शेप की सरफेस ले लीजिए इन ए वेक्टर फील्ड ए इंक्लूजिंग ए वॉल्यूम वी। लेट डी वी क्या है, स्मॉल क्यूबिकल वॉल्यूम एलिमेंट है, इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लीजिए सरफेस के अंदर, जैसे फुटबॉल के अंदर या कमरे के अंदर। द फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है इस एलिमेंट से वो कितना हो जाएगा, डाई वे और डी वी। बाई डाई वे डाइवर्जेंस जो चारों तरफ दिशाओं में बाहर निकलेगा, किससे, डी वी से। पूरे वॉल्यूम से बाहर निकलने वाला डाइवर्जेंस इतने के बराबर है बिकॉज डाई वे रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम। पहले डाइवर्जेंस पढ़ना फिर यहाँ पढ़ना। 10 टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जो इस पूरे वॉल्यूम से निकलेगा। बस ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दीजिए, पूरे वॉल्यूम जितना भी बड़ा ये पूरा फुल वॉल्यूम है उससे निकलने वाला पूरा आपको फ्लक्स आ गया। अब कंसीडर करिए छोटा स्मॉल एलिमेंट एरिया ds, मैंने ऊपर भी बोला था अभी, अपॉन द सरफेस एस और लेट एन कैप उसका यूनिट पॉजिटिव। देखिए छोटा आपने ये ds कंसीडर कर लिया सरफेस के ऊपर ये, और इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ को है। थोड़ा इन्होंने नॉर्मल की दिशा ऐसे दिखानी चाहिए थी स्ट्रेट, क्योंकि ये सीधा बनाया। मैं क्लास में कई बार टेढ़ा बना देता था ds, तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है ना। आप एन कैप यहाँ पे भी बना दें और ये एंगल थीटा बना दें ए के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कह दिए लेट अस कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया ds अपॉन द सरफेस s। लेट एन कैप यूनिट आउटवर्ड पॉजिटिव नॉर्मल है ds के ऊपर। ds के ऊपर बाहर को निकलने वाला नॉर्मल ये है, और थीटा एंगल है a और a, यहाँ पे कोई भी वेक्टर डिफाइन है a और n के बीच में। देन a का कंपोनेंट n के साथ क्या हो जाएगा, a डॉट n। अरे यार एक ये है जैसे x एक्सिस और ये है फोर्स F, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल अगर थीटा है ये x एक्सिस है तो उसका कंपोनेंट नीचे कितना आएगा, f cos थीटा, यही तो आएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, f a डॉट n, तो a डॉट n ही तो बात यही होती है, a cos थीटा। आप नॉर्मल के ऊपर कंपोनेंट लेंगे, जैसे x एक्सिस पे कंपोनेंट आया था f cos थीटा, तो यहाँ पे नॉर्मल पे कंपोनेंट आएगा a cos थीटा। ये कितने के बराबर, a डॉट n के।
दोनों की डॉट प्रोडक्ट करिए, मॉड ए मॉड एन और कॉस थीटा, मॉड एन तो 1 होता है, खाली ए कॉस थीटा ही बचेगा। तो ये हो गया। अब इसका तो फ्लक्स ऑफ ए थ्रू द सरफेस एलिमेंट ds, पूरे ds से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, वो आप इस पूरे जो ये डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए एंड द एरिया ds से निकलने वाला नॉर्मल यही तो होता है। जो भी वेक्टर की वहाँ पे नॉर्म, देखिए फ्लक्स कैसे डिफाइन हुआ था, वेलोसिटी का फ्लक्स निकाल लेते कहीं से, वेलोसिटी कितनी होगी, फ्लक्स कितना होगा वेलोसिटी का, कहीं जितना एरिया से निकल रहा है मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो बस यहाँ पे भी ए का नॉर्मल कंपोनेंट ए डॉट एन और कितने एरिया से निकलना है ds से, तो यही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, जो ds से बाहर निकल रहा है। इसको हम ए डॉट ds भी लिख देते हैं। अब यहाँ ds तो सिंपल एरिया था, यहाँ पे ds वेक्टर है, तो यहाँ ये ऐसा वेक्टर है जो उसकी दिशा तो नॉर्मल की है और इसका मैग्नीट्यूड ds के बराबर है। असल में ds वेक्टर ही आगे आप लिख देना, चूँकि ds वेक्टर ही हम कितना मानते हैं, n कैप और ds, ये ds वेक्टर होता है। इतना कॉमा लगा के चूँकि लगा के ये लिख दीजिएगा। तो बस टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जो सरफेस से बाहर निकलेगा, ये तो ds से बाहर निकला वो इतने के बराबर होगा। ये सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है और पहले वहाँ पे टोटल वॉल्यूम से, तो भैया सरफेस और वॉल्यूम तो एक ही सरफेस है, उसी के अंदर वॉल्यूम था, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, इन्हें आपस में आप इक्वल कर देंगे। ये कोई भला कोई थ्योरम थी, 2 मिनट की थ्योरम। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ds की जगह पे जो ऊपर लिखाया था n कैप ds वो डाल दीजिए यहाँ पे। दिस इज नोन एज गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट को सुनिए, किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा उसके निकलने वाले वॉल्यूम के फ्लक्स। बस इतनी सी बात में मैं सम अप कर सकता हूँ कहानी को। अब इन्होंने पढ़ लीजिए लैंग्वेज के, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए टेकिंग ओवर ए क्लोज सरफेस S is equal to the volume integral of the divergence of A taking over the volume V enclosed by the volume V, जो उसी सरफेस S को enclosed करेगा। अरे भैया उसी सरफेस S से निकलने वाला फ्लक्स है और उसी वॉल्यूम से भी जो फ्लक्स बाहर को निकल कर आ रहा है, तो उसी सरफेस के अंदर ही तो वॉल्यूम बंद था, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आएंगी। बहुत ही ख़ास है, इसको बार बार 2-3 बार सुनिएगा कैसे कैसे सब बोला गया और लिख लीजिए आराम से, कोई डरने की बात नहीं। और बराबर याद करते रहिए, याद करती है इसको कि सोचिए, बार बार इसको लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए इसका, देखिए ये कितना अच्छा लगेगा अगर आप इसको बार बार लिखेंगे। डबल इंटीग्रेशन बनाएंगे ए डॉट ds, क्योंकि सरफेस तो 2 डायमेंशनली होती है, तो उस पर डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है तो वहाँ 3 डायमेंशन, और ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि निकलने वाले फ्लक्स जो हैं वो वॉल्यूम से और सरफेस से बराबर हों। चलिए अब कुछ हम इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। वीडियो 7 मिनट का हो चुका है। चलिए पिछला वाला भी आपका अपलोड हो गया, 19 मिनट का हो गया था, मैं तो ये डर रहा था ये अपलोड ही नहीं होगा। चलिए अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए सर्टेन स्पेस इज गिवन बाय इतना, किसी एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, y और z के अलॉन्ग तो 0 है। कहता है गॉसेस की थ्योरम यूज़ करिए टू एवल्यूट द चार्ज इनक्लोज इन द क्यूब विद वन ऑफ इट्स साइड ऑफ लेंथ l अलॉन्ग द x एक्सिस, द 2 फेसेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस लाइंग इन द प्लेन x बराबर l में और l प्लस dl में। क्यूब हम बना लेंगे, यहाँ तो तस्वीर बनी हुई नहीं है यार, अब मुझे माउस से बनाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ एक आप क्यूब सोचिए, ये बस मैंने अब ऐसे बना दिया कि ये क्यूब मुझे साइड से नज़र आ रहा है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और बना लेना साफ साफ, और यहाँ से यहाँ तक एल दूरी है और स्मॉल एल, और क्यूब की साइड्स कैपिटल एल है, तो ओरिजिन से दूसरी वाली जो दूरी है यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल। ये तो ये क्यूब का मैंने सिर्फ सामने का फेस बना दिया है, आप चाहें तो भैया पूरा क्यूब बना लीजिए, तो बहुत बड़ा बन गया। लो साहब ये क्यूब रखा हुआ है, कितनी दूरी ओरिजिन से, एल दूरी दूर, उसकी साइड कितनी है क्यूब की, कैपिटल एल है, चारों सारे सब साइड है, तो बस एक फेस जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वो स्मॉल एल है और दूसरा एल प्लस एल, ये वाला तो हुआ। अरे भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये जो लाइन जा रही है ऊपर को, ये एक्स बराबर एल ही तो होगी, स्मॉल एल इसकी दूरी है तो एक्स बराबर एल। आपको कितनी बार सिखाया 3D में, और ये देखिए इस कैलकुलस में सिखाया, ओरिजिन से ये जो लाइन है, अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट a,0 को कट करता है एक्स एक्सिस से, तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की, अरे यार एक्स बराबर ए, लो जी मैंने कितना लिख दिया देखिए,
x बराबर, ऐसे ये वाली लाइन की इक्वेशन जिस पर कैपिटल L लिखा है, इसमें मैं टिक मारा, ये x बराबर स्मॉल l, और दूसरे वाली ये जो साइड है ये वाली, इसकी l प्लस एल डिस्टेंस है तो l प्लस एल, क्योंकि ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल, क्योंकि क्यूब की तो हर साइड कैपिटल L होगी। सोचिए मैंने क्या क्या बोला। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस द सरफेस इंटीग्रल जो होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, भाई वहाँ पे कहते थे कोई भी एक वेक्टर है ए, अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आप कहिए सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नॉर्मल की तरफ का होगा, टेकिन ओवर ए क्लोज सरफेस एस, किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाई वी। ये तो ऊपर पढ़ के आए यार, डाई वी के बराबर होगा, जितना भी वॉल्यूम से डाइवर्जेंस बाहर निकल रहा था। तो बस ई डॉट डी एस बराबर डाई वी, और डी वी ये तो रटना पड़ेगा, इसे रटे बगैर काम नहीं होगा। अब डाई वी की वैल्यू कहना, ये मुझे याद है इतने के बराबर होती है, ये मैंने यहाँ डाली, लेकिन डेल ई एक्स ओवर डेल ही ए है, क्योंकि आपको गिवन है ई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा और बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा हो गया, बस ये ए डी वी आ गया। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होगा, पूरा वॉल्यूम इंटीग्रेट होके क्या आएगा, फुल वॉल्यूम कैपिटल वी, और वॉल्यूम किसका, क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल क्यूब, सिंस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब। अब कहते हैं बाई गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस का लॉ तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, निकलने वाला फ्लक्स ई डॉट डी एस कितने के बराबर होता है, 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई द टोटल चार्ज इनसाइड, जहाँ पे इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो क्यू इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस एस, यहाँ पे क्यू आपने चार्ज मान लिया है कि सरफेस एस के अंदर मौजूद है। तो ये होता है जहाँ इक्वेटिंग, अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, ये भी ई डॉट डी एस है, ये भी ई डॉट डी एस है, तो बस ये आ गया। आपको चार्ज ही तो निकालना था, कितना होगा, देखिए मैं उस वक्त गया भी था ऊपर को, कह रहा है कि गॉसेस थ्योरम से टोटल चार्ज इवैल्यूएट करिए कि चार्ज कितना होगा। आपने कहा क्यू चार्ज होगा जो सरफेस के अंदर बंद है, तो वो चार्ज कितना है, क्यू, तो बस, और बस वो गॉसेस की थ्योरम लगाई। अब याद करना यार, गॉसेस की थ्योरम कहाँ पढ़ी थी, कौन सी यूनिट में थी, सेकंड यूनिट में थी शायद, ये नहीं इलेक्ट्रिसिटी के पेपर के फर्स्ट यूनिट में थी शायद, खैर जहाँ पे भी थी। तो बस दोनों को आप कंप्यूट कर दीजिए, इससे आपको एक निकला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसको समझता हूँ, इसमें दो थ्योरीज आपस में जुड़ रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसमें। गॉसेस की यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम है, और वहाँ आपने गॉसेस का लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए गिवन स्पेस डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड अलोंग द लाइन, मतलब रेडियस के साथ बाहर को निकल रही है उस लाइन में जो कि जोड़ती है किसको, फिक्स पॉइंट r बराबर 0 को, और किसके द्वारा गिवन है, इसके द्वारा। एवल्यूट द चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r विद द फिक्स पॉइंट r बराबर 0। ये फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में रेडियली चलती है, जो लाइन शुरू होती है r बराबर 0 से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के द्वारा गिवन है, ए आर प्लस बी आर स्क्वायर की। एवल्यूट करिए चार्ज जो इनक्लोज्ड है रेडियस r के अंदर गोले के, और उसका सेंटर वही है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये गिवन है इसमें, इट्स वैल्यू ऑन द अब इसकी वैल्यू तो स्मॉल r दूरी दूर है, किसी भी r दूरी पे है। अब उसने कहा कि एवल्यूट करिए चार्ज कितना होगा स्फीयर ऑफ रेडियस r के अंदर, तो सरफेस पे कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे निकाल लीजिए, फिलहाल स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R डाल दिया। सरफेस इंटीग्रल निकालिए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E का अलोंग द क्लोज सरफेस S ऑफ द स्फीयर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, S और E डॉट डी एस। अब देखिए ये आपने गोला बनाया, ये उसके सेंटर से लाइन बाहर निकाल दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है निकल के। तो अब इसका ये छोटा सा एलिमेंट था ds, उसका भी नॉर्मल की दिशा यही थी। आप गॉसेस के रूल पढ़िएगा, मैंने वहाँ पे भी सेम ऐसे ही फिगर बनाए थे। ds क्या होता है, क्योंकि ds बराबर आपका होता है वेक्टर ds, कितना होता है n और ds ये। अब e डॉट ds में e के बाद लिखेंगे डॉट n और ds, e और n की दिशा मैंने फिगर में एक ही दिखा दी है, तो इसलिए e डॉट n आपका e रह जाएगा, वैसे तो होगा मॉड e मॉड n और cos 0 1 हो गया, मॉड n 1 हो गया, खाली e बचेगा, तो ये e ds। देखिए फिर से सुनिए, e डॉट ds की जगह पे आप क्या लिखेंगे, n कैप और ds, तो ds तो फिर डॉट प्रोडक्ट में हिस्सा लेगा नहीं, वेक्टर e और n कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा। n कैप कौन है, ये नॉर्मल की दिशा है, वो वेक्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, कैप है।
अब फिगर में दिखा दिया, फिगर बना देना, ये ओरिजिन बनाना बीच में, ये वाला फिगर, और एन कैप वहीं दिखाना, और छोटा सा यहाँ पे ना ये डी एस लिख देना जो ये छोटा एलिमेंट लिया है। अरे बच्चों साफ साफ बनाना यार, ऐसे गोला, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बनाना मुश्किल है ना यार, छोटा सा, ये है डी एस का नॉर्मल ऐसे, एन कैप, ये ओरिजिन, अब तो दिख गया। और ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, सीधे मत लिख देना ई डी एस, ये जो है लिखा हुआ, नहीं, ई डॉट डी एस की वैल्यू लिखना, एन कैप डी एस, फिर लिखना ई डॉट डी एन का डॉट प्रोडक्ट, मॉड खाली ई लिख देना और बस डी एस लिख देना, आगे लिख देना, क्योंकि ई एंड एन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज 0। ई डॉट जो डी एस हो, ई डॉट एन कैप जो होगा वो क्या होगा, मॉड ई मॉड एन और कॉस 0, कॉस 0 1, मॉड एन भी 1, तो खाली ई बचेगा। अब तो कई बार बोल दिया, और गॉसेस के रूल पढ़िएगा, वहाँ पे हमने ये सब निकाली थी, वहाँ पे वैल्यूज सब एक सी लगेंगी आपको। ई की वैल्यू जो आपने निकाली है ये डाल दीजिए रेडियस के ऊपर, इसके सरफेस एस पे, इसको बाहर डी एस रह गया, पूरे गोले का सरफेस क्या होगा डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, ये साफ वैल्यू आ जाएगी ई डॉट डी एस की। लेकिन गॉसेस के लॉ से भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो होता था ई डॉट डी एस, वो कितने के बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ पे क्यू चार्ज होता था सरफेस के अंदर, दोनों का आपस में बराबर करिए और लीजिए आंसर आए। भाई ये बहुत ज़बरदस्त दोनों सवाल थे, दो थ्योरीज को, दो गॉसेस के लॉस को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे ये जो आपका लॉ था जो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को जोड़ता है, और एक था आपका जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, जो टोटल चार्ज बताता है इनसाइड द सरफेस। तो ये मुझे बहुत बढ़िया दोनों सवाल लगते हैं, इनको बार बार करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपके एग्ज़ाम में कभी आया था, और ये आपके क्वेश्चंस मैं इसलिए इनको इतनी ताकत से बोल रहा हूँ, करा रहा हूँ, ये आपके वेक्टर में भी काम आएंगे। सुना, वेक्टर की जो अंतिम यूनिट है वो यही है, उसमें ये तीनों थ्योरम्स जुड़ी हुई हैं, तो ये तीनों थ्योरम आप वहाँ के लिए भी पढ़ेंगे, और ये न्यूमेरिकल आपके मैथ की बुक में भी, और मैथ की बुक का डाइवर्जेंस और कर्ल और वेक्टर का जो चैप्टर है, डाइवर्जेंस कर्ल वाला और ग्रेडियंट वाला, वो चैप्टर आप फिज़िक्स के पेपर में भी तैयार करके जाएंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। चलिए खैर देखिए, कहता है इसको निकालिए, जहाँ पे f इतने के बराबर है, s सरफेस है जो एक क्यूब से बंधी हुई है, क्यूब के सरफेसेस x बराबर 0, y बराबर 0 और 1, और z बराबर 0 और 1। कहते हैं बाई गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस गिवन सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f, ये होता है, जहाँ पे डाइव f की आपने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाली। अब fx ओवर डेल एक्स, देखिए fx का मतलब क्या हो गया, जो f में i का जो कंपोनेंट है वही तो fx है, तो 4xy ही fx है, 4xy का xy था z है सॉरी 4xz, वही आ जाएगा। और यहाँ पे fy की वैल्यू क्या होगी, जो इसमें j का कंपोनेंट है -y², तो देखिए, और fz क्या होगा, वो yz होगा, ये वाला जो k का कोफिशिएंट है, ये आया, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, इतने के बराबर आएगा। तीनों को आप मतलब अब आप लिमिट लगाएंगे इसमें, पहले z की, x की, y की, तीनों की लिमिट गिवन है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, यही क्यूब है, आप चाहें तो डायग्राम में एक क्यूब बना दीजिए, आप छोड़िए क्या बनाएंगे, ऐसी सही है, लिमिट लगाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन तो आपको मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन सिखा रखा है, पहले इसको इंटीग्रेट करिए, z के रेस्पेक्ट में किया, लिमिट लगाई z की, तो कितना बचा y में और इसमें, तो अब आप इसको y में बचा ना, तो y के रेस्पेक्ट में करिए। अब उसके बाद जो भी बचेगा 1 और 0 लगा के 3/2 उसको कर दीजिए, जो वैल्यू आई बस यही आपके f.ds की वैल्यू। कितना सुंदर और बढ़िया सवाल 97 में एग्ज़ाम में आया था, इसको आप 2 एक बार कर लेंगे, आप बच्चे लोग होशियार हो जाएंगे। ओके बच्चों, इतना ही रखिए इस वीडियो में।